प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले जहांगीर तरीन ने इमरान खान हुकूमत को चार्जशीट कर दिया। चीनी और गंदम इंपोर्ट के गलत फैसलों पर शदीद तनकीद। हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। चीनी और गंदम की इंपोर्ट के गलत फैसलों का असल जिम्मेदार कौन? क्या अरबों की दिहाड़ियां लगाने वालों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा या नैब ऑर्डिनेंस के जरिए बचाने की कोशिश कामयाब होगी? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बलूचिस्तान के जाम कमाल को अपनों ने घेर लिया। वजारत आला का ओहदा छोड़ने के लिए शदीद दबाव। तहरीक अदम एतमाद जमा, जाम कमाल भी डट गए, झुकने से इनकार। क्या बलूचिस्तान से तब्दीली का आगाज बुजदार से होता विफाक तक पहुंचेगा? मुल्की सियासत में ऑपोजिशन के अचानक मुतहर्रिक किरदार ने कई नई कहानियों को जन्म दे दिया है। उन कहानियों को भी अनफोल्ड करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अरब शहजादों की पाकिस्तान आमद का मामला। काबीना ने सिक्योरिटी देने की मंजूरी दे दी। यूएई के शहजादे राजनपुर, डीजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में शिकार खेलेंगे। दूसरी जानिब काबीना इजलास में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मजीद सब्सिडी देने की सिफारिश। वजीर खजाना ने मुखालफत कर दी। काबीना की एक्सक्लूसिव कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, ये जहांगीर तरीन ने जो चढ़ाई की है उससे पहले ये नए डीजी आईएसआई की तैनाती के बारे में जो इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके बारे में कुछ खबरें सामने आ रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, इस वक्त जो है एक क्राइसिस तो बहरहाल है और सारा सिस्टम इस वक्त रुका हुआ है। अच्छा। रुका हुआ इस तरह है कि ये एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला नहीं है, ये काफ़ी सारी मुतादद ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं और ये इसका तरीक़ाकार ये होता है, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर जो होती है ना, ब्रीफिंग डी ब्रीफिंग, ये तो नहीं है कि ये हमारी तरह तो नहीं कि चैनल से यहाँ से उठे तो वहाँ चले गए। तो आपको एक प्रोसीजर होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एनडीयू वाले जनरल साहब जो हैं वो कराची जाएंगे, कराची वाले जो हैं वो पेशावर आएंगे, आपार आएंगे, आपार वाले पेशावर जाएंगे। तो अब वो सारा चेन है ना वो तातुल का शिकार हुई हुई है। और जो मुझे जो शेड्यूल पता चल रहा है वो था कि 25 तारीख को कराची वाले 20 तारीख को कराची वाले साहब ने आपारा आना था और फिर 25 को इन्होंने आपारा वालों ने पेशावर जाना था। तो उससे ज़्यादा सिर्फ इंतज़ामी मसाइल नहीं हैं, ये भी है कि पिछले 5 साल से जो यहाँ सिस्टम चल रहा है और जिसके ज़ाहिर है सबसे बड़े बेनिफिशरी इमरान खान ही हैं, वो सारा ये मौजूदा जो निज़ाम था उसकी वजह से चल रहा था। वरना आप देखें बड़ी कमज़ोर विकेट पे हैं इमरान खान। उनकी सेंटर में गवर्नमेंट भी और पंजाब में भी बड़ी प्रिकेरियस गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, 4-4, 5-5, 6-6 लोगों पे डिपेंडेंट है। एक दो पार्टीज हट जाएं इधर उधर तो गवर्नमेंटें बैठ जाती हैं और बड़े लोग हैं जो कि तैयार बैठे हुए हैं बीच में, जो है ना उनको बड़े गुस्से हैं और वो अपना पाउंड ऑफ फ्लाई ढूंढने के लिए छोटी कोलिशन पार्टनर जो हैं बीच में इक्का दुक्का में वो आंख का इशारा चाह रहे हैं। उसके बाद बलूचिस्तान का जो बाप पार्टी का जो क्राइसिस पे बात करेंगे, तफसील में बताएंगे, मगर वो निज़ाम भी वो बाप जैसे बनाएगी। बाप का बाप जब तातुल का शिकार है तो फिर वो भी उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर सेनेट के चेयरमैन साहब, आप देखें ना, वो उनकी मेजॉरिटी नहीं है सेनेट में, मगर वो सेनेट के चेयरमैन हैं। सेनेट के अंदर मेजॉरिटी का इशू आ जाता है। उसी तरह ही फिर बाकी इदारों में जो अदलिया के अंदर जो काफ़ी सारी मैनेजमेंट हो रही है, सबसे ज़्यादा जो नैब का निज़ाम है कि इसको पकड़ लो इसको छोड़ दो, जो है बाकी सारे भी इदारे, इवन हमारा इदारा मीडिया भी जो है वो भी सारा एक पुराना 5 साल से एक सिलसिला चल रहा है। एक निज़ाम है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, कुछ ब्लैक हैं, वाइट हैं, ग्रे हैं। तो जब सिस्टम आता है तो एक किस्म की आप ये कह लें या कोर्स करेक्शन हो रही है या चेंज ऑफ कोर्स हो रहा है। चेंज ऑफ कोर्स हो रहा है। ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये इसलिए भी इतना ज़्यादा ये स्टॉर्म एंड टी कप नहीं है, इट इज़ अ स्टॉर्म। वो इसलिए स्टॉर्म है कि ये सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है कि आया अब ये सोच समझ के किया जा रहा है
या इवेंट्स ने अपना मोमेंटम पकड़ लिया कि इस तरह होने जा रहा है, मगर ये हो गया है, ये हो गया है और ये एक दरार है। और ऊपर उससे ख़तरनाक बात ये है उसके अंदर इमरान खान साहब की जो मिसालें दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद की जो मिसाल दी कि हज़रत उमर ने बिल्कुल जंग के दौरान में जो है उनको तब्दील कर दिया, तो वो मेरा ख्याल है वो उससे मामला ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। ये रियासत मदीना की बड़ी अच्छी बात करते हैं, रियासत मदीना के ज़ाहिर है हम सारे पैरोकार हैं, मगर ये है कि 1400-1500 साल में काफ़ी इजमा और इज्तिहाद हो चुके हुए हैं कि 1400 साल 1500 साल पहले फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से एक मिसाल दे रहा हूँ कि ग़ुलाम होते थे, कनीज़ें होती थी, आजकल के दौर में नहीं होती हैं। मालिक गनीमत उस तरह नहीं बढ़ता। यहाँ हम UN चार्टर का हेग चार्टर के सिग्नेटरीज हैं, सो काफ़ी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। तो उसी फॉर्म में रियासत मदीना को लाना और जो है उसकी मिसालें देना जो है वो उससे ज़्यादा दरार जो है ना वो गहरी होती है। अच्छा, तो अभी चल रहा है सिलसिला, देखते हैं कि करवट किस करवट बैठता है। हम बड़े मोहतात हैं और मोहतात मज़ीद रहना चाहते थे, मगर ये अल्लाह भला करे ये जो सामने साहब बैठे हैं लाल टाई पहन के, रूफ क्लासरा साहब, इन्होंने चौधरी फवाद चौधरी ने जब इकरार कर लिया, वरना ऐसी चीज़ों पे पाकिस्तान में खामोश रहा जाता है कि लोग नहीं बात करते। और अच्छी बात है इदारों के दरमियान लड़ाई की ये बातें नहीं की जाती हैं। हमारे यहाँ एक इसको कानूनी तौर पर नहीं कि रवायतन चीज़ें चल रही हैं, तो वो उन्होंने जब खुद कह दिया इन्होंने उनसे ये निकलवा लिया या उन्होंने इनको कह दिया कि जनाब हाँ मसला तो चल रहा है, तो फिर उसके बाद आज कल से ये सारा ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया, सारे टॉक शोज़ बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल हमने फिर भी मोहतात होकर बात की है कि इसका देखते हैं। अभी ऊँट जो है ना वो ई कर रहा है, अभी करवट उसकी सेट नहीं हुई है। जब होगी तो हम आपको इतला दे देंगे, शायद हमारे पास इतला आ जाए। अच्छा क्लास साहब, आमिर साहब स्मार्टनेस करते हैं, वैसे सारी आपके हिस्से में डाल देते हैं इम्पोर्टेंट कि अब आप वेरीफाई करें। इन्होंने जब एक हमें एक तिनका चाहिए होता है, एक टो होल्ड चाहिए होता है, वो टो होल्ड जब इन्होंने उनसे निकलवा लिया फवाद चौधरी से कि हाँ जी कोई अदारों के दरमियान ये मसला चल रहा है, तो उसके बाद फिर लोगों ने पूरा पाँव घसेड़ दिया उसमें। पहले वो आमिर भाई ने ठीक बात की है पहले इशू ये चल रहा था जब सामने आई खबरें आई कि कोई उसमें थोड़ा सा इशू है, कोई डिफरेंसेस हैं, तो सारे यार दोस्त जो ट्विटर पे लगे हुए थे, कोई इशारों कनाइयों में, तो कोई मतलब खलाई मखलूक, तो कोई महकमा ज़राअत, तो कोई आसमान ज़मीन सितारे तारे वगैरह। अच्छा। मेरा उस वक्त भी हमने आमिर और मैंने इसलिए उसमें नहीं पढ़े थे कि एक जर्नलिस्ट जो है ना, जब मेरा ख्याल है, और हम क्योंकि ओल्ड स्कूल ऑफ थाट से हम बिलोंग करते हैं, और आमिर साहब और मैं हम हमेशा प्राउडली ये बात कहते होते हैं कि आपको कोई खबर उस वक्त तक आपको नहीं देनी चाहिए जब तक आपके पास अथेंटिक ना हो, स्पेशली इस तरह की खबर जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या GHQ इन्वॉल्व हैं एक इशू को, और उसकी DGISI की पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है, उस पर जो बंदे आ रहे हैं। और क्योंकि जो हमारा रहा है उस पर हमारी ट्रेनिंग हुई, प्रिंट के जर्नलिस्ट हैं हम, बेसिकली उस इंग्लिश जर्नलिज्म से हैं, वहाँ पर मज़ीद बड़ी सख्ती थी। उसमें ज़ियाउद्दीन साहब जैसे उसमें एडिटर थे, उसमें कैसे अहमद अली खान साहब के नीचे काम किया, शाहीन साहब थे। सो हमें तो बड़ा रगड़ा लगा हुआ है इस चीज़ से कि आपने खबर जो है ना वो आपने ये मुस्तनद देनी है। तो लिहाजा 2-3 दिन हमने कोई इसमें शो नहीं किया। मैं देखता रहा, सारा ट्विटर वगैरह पे लगा हुआ था, तो इशारे किनारे में लगे हुए ताकि बस जो समझ जाए बस ठीक है जी, समझ मैं तो नहीं किया, तुझे समझ लो। तो देन पिक्ड अप टेलीफोन एंड आई टॉक टू फवाद चौधरी। सब कुछ तो थी इन्फॉर्मेशन आमिर भाई के पास या और उनके पास भी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, एंड द क्रेडिट गोज टू फवाद चौधरी साहब। भाई मस्त है, बड़ा मुश्किल होता है बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो मैंने उनसे यही बात की, मैं कि जी ये इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं आप इस पर क्या कहते हैं। तो मैं उसको वीला करना चाह रहा था, वीकेंड था, तो उन्होंने एक मुझे वन लाइनर उन्होंने बात की, अगेन क्रेडिट टू मैं उन्हीं को दूंगा, बड़ा कम होता है और होता ना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कभी ना बात करता। तो उन्होंने इस पे बात की कि जब मुल्क पूरे में एक उस पर और ये स्पेकुलेशन ना हो, अच्छी चीज़ होती है कि स्पेकुलेशन ज़्यादा डेंजरस होती है, आप फिर मर्जी की चीज़ें शामिल कर देते हैं। उन्होंने वन कोड दूंगा कि यस इश्यूज़ हैं, तो लेकिन हम इनको बहुत जल्द जो है ना इनको सॉल्ट आउट कर लेंगे। अच्छा। मेरी अब इतला ये है, वन लाइनर में दे दूँ जो अब तक की है, इम्कान है कि कल मंगल तक ये मसला जो है ना ये वन वे द अदर ये हल हो जाएगा। अच्छा। इस पे खबरें आ रही हैं, कुछ सोर्सेज बता रहे हैं। मींस के
सही भी हो सकता है मतलब नहीं, सही से मुराद ये होता है कि अब इस दो पोजीशंस हैं। अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने पोजीशन ली हुई है, एक जीएचक्यू ने ली हुई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये कहते हैं कि जनाब उनकी पोजीशन बता दें कि ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हम अपॉइंट करते हैं और ये हम ही नोटिफाई करते हैं, और खबर भी मतलब हम जब कंफर्म करके देते हैं तो फिर उसके बाद चेंज नहीं हो सकता। नहीं, जो कंसर्न क्वार्टर्स है ISPR प्रेस रिलीज करता है। मैं आपको सिंपली पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, जो मतलब दोनों साइड्स, वी आर नॉट पार्टी टू द प्रोसीडिंग, आई एम जस्ट गिविंग द पॉइंट ऑफ व्यू। सो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि हमेशा जब भी कोई ना कोई खबर यहाँ से निकलती है कि DGISI जो है चेंज किया गया है, नया लाया गया है, तो आप कोई भी अखबार उठा लें तो वहीं से खबर यही निकलती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज अपॉइंटेड ए न्यू DGISI या फलां हैज रिप्लेस्ड, वहाँ से आते। कभी ये नहीं कहा जाता कि आर्मी चीफ हैज अपॉइंटेड न्यू DGISI। सो उनकी ये पोजीशन है। वो ये कहते हैं कि जनाब ये ट्रेडिशनली तौर पर, क्योंकि आर्मी कमांड का बंदा आ रहा होता है, कोर कमांडर, जब आप उस पर लेफ्टिनेंट जनरल लेके आ रहे हैं, सो आर्मी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ना वो करते हैं। हाँ, एक फॉर्मल सी कंसल्टेशन जो है ना वो की जाती है प्राइम मिनिस्टर से, और उनसे डिस्कशन के बाद जो है ना आप किसी बंदे का वो अनाउंस करते हैं। सो यहाँ पे जो अब उसमें थोड़ी सी आके उसमें वो डेडलॉक हुआ, इस बात पे हुआ है कि क्या प्रॉपर कंसल्टेशन हुई है। अगर हुई है तो फिर इमरान खान साहब क्यों उस पर ये कह रहे हैं जनाब कि नहीं कि मैं इट्स नॉट टू माई नॉलेज, या जनरल फायद साहब ने उनको मत हटाएं। अभी 6 महीने वो चाहते थे कि 6 महीने इनको कंटिन्यू कराया जाएगा। उनके जहन में ये है इमरान खान साहब के अफगानिस्तान रिलेटेड बड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं अगेन इसमें खित्ते में, तो इस वक्त उनको चेंज करना जनरल फैज़ साहब को, ये मुल्की उसके लिए हमारा सिक्योरिटी, रीजन सिक्योरिटी जो है इसके लिए शायद अभी ठीक नहीं, इसको थोड़ा सा डिले कर लिया जाए। मतलब पहले खबरें आ रही थी कि शायद वो ये कह रहे थे इनको दिसंबर तक रखें, फिर मेरी किसी से बात ही, वो कह रहे हैं मार्च तक इनको कंटिन्यू करवाना चाहते थे। वो ये कहते हैं वहाँ से दूसरे वो जो उसका GHQ क्वार्टर्स हैं कि जनाब ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कशंस करते होते हैं। कोर कमांडर मीटिंग जिसका इन्होंने बताया था आमिर भाई ने लास्ट वीक से पहले कि 10 को जो इजला उसमें होना 8 को हो रहा था मेरा ख्याल, शायद वो होता रहता है, वो पहले फिर हो गया एक उसमें भी था, मगर फिर उन्होंने कहा हमने सारी ये मीटिंग ये चीफ का जो है ना प्रोग्रामेटिव रहा है, जो है टंग ट्विस्टर है, तो ये उनका इख्तियार रहा है पोस्ट ट्रांसफर, पोस्टिंग और 3 स्टार प्रमोशन वगैरह का जनरली है। मगर यस, हाँ, नोटिफिकेशन के लिए वो होता है। ISI की चीफ की अपॉइंटमेंट का ये इसके ऊपर भी एक कानूनी बहस है कि आया किसका इख्तियार है या नहीं, मगर एक रवायत रही हुई है कि जनाब के वो है, और ये माजी है कि रहा है इत्तफाकन। हम कोई स्केरी सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहते, पर माजी में जब भी इस इशू के ऊपर फड्डा हुआ, जैसा कि बेनज़ीर के दौर में जनरल कलू को लगा लिया, या नवाज शरीफ साहब ने अपनी मर्ज़ी के भट्ट साहब लेके आए थे, तो उस पर फिर अदारों के दरमियान में इख्तलाफ होता रहा है। तो और वैसे भी ये जो रिसेंट टाइम में जो एक ही गवर्नमेंट सुकून के साथ पूरी अपनी 5 साल करके गई, कि नवाज शरीफ साहब तो अपने उसमें 5 साल नून लीग ने ज़रूर कर लिए मगर खुद फारिग हो गए थे। वो पीपल्स पार्टी की ही जो 2008 की गवर्नमेंट थी, तो वो इसीलिए वो कर गई, कहते कि उसमें उन दौरान में सर नीचा करके उन्होंने कोई फड्डा नहीं किया। और 2008 के इलेक्शन के मतलब भी जो है वो चौधरी शुजात साहब इनसे और हमारे से बड़ी दफ़ा शेयर कर चुके हुए हैं, और मुशर्रफ साहब को भी यही गिला था कि ऐन वक्त पे जो है ना जनरल कियानी साहब ने हैंड्स ऑफ पॉलिसी कर ली थी कि जनाब ये जो आप चाह रहे हैं ना कि हम ये इसके अंदर इलेक्शनों के अंदर इंटरफेयर करें, तो हम नहीं करेंगे इंटरफेयर इसके अंदर, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जनाब जिस तरह 2002 का इलेक्शन जितवाया गया था वो कोई फेयर इलेक्शन तो नहीं हुआ था, और इलेक्शन के बाद भी जो पैट्रियट्स बनवाए गए हुए हैं, तो यहाँ इशू ये नहीं है, एक फेयरनेस नहीं चाहिए, एक सिस्टम बना हुआ था, वो सिस्टम डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, रिपल्स नजर आ रहे हैं, डी स्टेबलाइज वो हो रहा है। अब वो किसके फेवर में जाता है, किसके खिलाफ में जाता है, इज येट टू बी सीन। ठीक है, लास्ट बड़ा मुश्किल है मेरा ख्याल है हमारी आर्मी कमांड के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने पोजीशन ली है, वो उन्होंने मतलब क्लोज डोर मीटिंग्स में ली, पब्लिकली उन्होंने कोई बात नहीं की अभी तक। अच्छा, वहां से वो नोटिफिकेशन हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है कि जो ISPR ने प्रेस रिलीज दी थी, तो लिहाजा देखना ये है उनके लिए मतलब फेस सेविंग जो है ना मेरा ख्याल है वो प्राइम मिनिस्टर को देनी पड़ेगी, अगर फेस सेविंग देनी है। अच्छा, GHQ फेस सेविंग शायद नहीं दे सकेगा, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। हम इतना ही कह सकते हैं
फिर उनके लिए मसले खड़े हो जाएंगे। आपने एक यहाँ पे DGIS लगाया, 5 एक और कमांडर आगे पीछे किए, जैसे हम पहले स्टार्ट में कह रहे थे। अब फिर सबकी आपको ट्रांसफर पोस्टिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल इस तरह कभी हुआ नहीं है। अगर हुआ तो हिस्ट्री विल बी इन द मेकिंग के नहीं इमरान खान साहब प्रिवेल करें। सो लेट्स वेट फॉर टुमारो। मुझे लग रहा है इम्कान है कि शायद कल लेट्स वेट फॉर टुमारो और फॉर द कमिंग डेज। लेकिन इंपॉर्टेंट अब ये है कि एक तो ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और दूसरी तरफ गवर्नेंस के कुछ इश्यूज हैं जिसके ऊपर जैसे जहांगीर तरीन साहब ने बात की। इसके अलावा बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है, तो ये तमाम सारी चीज़ें मिलकर इकट्ठे होकर किस तरीके से पिक्चर क्रिएट कर रही हैं, पेंट कर रही हैं। ब्रेक के बाद मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, ओवरऑल PTI गवर्नमेंट इस वक्त किस तरह के मामलात से निमट रही है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त बलूचिस्तान की जो सियासी बहरान जो वहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है। 14 अरकान असम्बली, हुकूमती अरकान असम्बली जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो उसकी करारदाद है उसके ऊपर दस्तखत किए हैं अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर। नहीं, ये बलूचिस्तान का जो इस वक्त सियासी क्राइसिस चल रहा है ना, एक इसकी ज़ाहरी शक्ल है और एक बातनी। ज़ाहरी इसकी शक्ल ये है कि फिगर वर्क है, 65 का हाउस है, 33 चाहिए आपको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, और वो क्लेम कर रहे हैं कि जनाब 14 लोग जो है ना हुकूमती पार्टी में से, 14 में से जिसमें से 11 जो है ना बाप पार्टी के हैं, वो लोग जो है ना बगावत कर गए हैं, और जो है उनके और अपोजिशन के मिला के 38 बन जाते हैं। 24 और 14 38 बन जाते हैं। 33 चाहिए चीफ मिनिस्टर के लिए। ये तो है फिगर वर्क। तो अब बातनी पार्टी ये है कि बलूचिस्तान के अंदर हमेशा ही, क्योंकि हर की अपनी अपनी पॉकेट्स हैं, नवाबीन एंड सरदारीन एंड चोजन पीपल होते हैं, तो वो हमेशा ही ऐसे ही सिलसिला रहता है। बलूचिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए थे। 1970 से आप शुरू कर लें अगर, जब बलूचिस्तान सूबा बना, तो वो इत्तफाकन जो है जाम यूसुफ थे, जाम कमाल के वालिद साहब थे, और वो इसलिए अपनी पूरी कर गए। एक तो उन्होंने हर एक को खुश रखा, दूसरा ये कि वो उनके जो पीछे थे उस ज़माने में भी बाप का बाप था, वो उन्होंने इंश्योर किया। ये नाम अख्तर मेंगल नहीं किए थे। अख्तर मेंगल साहब तो जो थे उसमें लड़ाई हो गई थी ना आखिर में। पहले इन्होंने अपने 3 साल का 2.5 साल का असेंबली भी टूट गई, 2.5 साल का वो 12 अक्टूबर हो गया था, वो 2.5 साल की लड़ाई हो गई, तो इन्होंने वो बैकआउट कर गए थे। उसके बाद फिर दरमियान में इनको हटा के जो है ना, यही तो नवाज शरीफ से इनकी लड़ाई हो गई थी उस बात से कि इनको हटा दिया गया था। ये दरमियान में प्रीमेच्योरली अगले अपने 2.5 साल पूरे नहीं कर सके थे जो है। वो सही कह रहे हैं कि उसके बाद फिर वो असेंबली भी 12 अक्टूबर हो गया था, 12 अक्टूबर भी हो गया था, मगर उससे पहले ही ये चीफ मिनिस्टर भी हट चुके हुए थे। गालबन जो मुझे याद आता है, या जमाली साहब आ गए थे या मक्सी साहब आ गए थे, वन ऑफ द टू वाज चेंज जो है। तो वो यहाँ आज तक वो इस सारे क्राइसिस के अंदर ये जो इस्लामाबाद का क्राइसिस चल रहा है उसका डायरेक्टली ताल्लुक है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये बाप पार्टी कैसे बनाई गई और ये किन के इशारों पे चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक क्राइसिस चल रहा है और लोग ठंड प्रोग्राम पे बैठे हुए हैं कि जी फिर आप ही संभालो जो है। तो ये जो दीवार इमरान खान साहब ने खड़ी की हुई है ना, अगर ये जाम कमाल साहब जो गिर जाते हैं वहाँ से और उसको बचाने की सलाहियत या नंबर्स गेम जो है ना, वो इनके पास नहीं है इमरान खान साहब के पास। तो वो अगर ये गिरती है तो ये दीवार की ये पहली एक ईंट होगी। अभी तक इनका निज़ाम बड़ा अच्छा इसलिए चल रहा है कि सिंध के अलावा 3 सूबे इनके पास हैं, तो एक और सूबा इनसे चला जाएगा, तो 2 सूबों में इनकी मुखालिफ गवर्नमेंट आ जाएगी। तो पीपल्स पार्टी का ये एक आप देखें, इनकी बड़ी उनके लिए भी मुश्किल था 2008 की उसमें कि पंजाब उनके पास नहीं था, मगर उन्होंने क्योंकि ये इस तरह का क्राइसिस नहीं क्रिएट होने दिया, तो 5 साल अपने अलग दरमियान में चीफ मिनिस्टर ज़रूर बदला, उनका गिलानी साहब की जगह पे परवेज़ साहब आ गए, मगर 5 साल पूरे कर गए। तो बलूचिस्तान का जो ये है, हाँ ऊपर से आप सुनेंगे कि जी उन्होंने अपने लसबेला में करप्शन की इल्ज़ामात हैं कि जी वहाँ पे सड़कें बना दी हैं, अपने यार दोस्तों को किया था। जिस तरह यहाँ पे तो रिवाज रहा है ना कि उन्होंने 65 में से 64 को जो है ना वज़ीर बना दिया था,
और पिछली दफ़ा, और एक यार मोहम्मद रिंद साहब, एक वन मैन अपोजिशन थी जो पूरे टाइम पे वो आई ही नहीं है उस दौरान में। तो ये क्राइसिस जो है डायरेक्टली बलूचिस्तान का इज़ रिलेटेड टू द क्राइसिस इन इस्लामाबाद। ओके, अच्छा क्लास साहब, इस पे भी अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, और इसके अलावा जो गवर्नेंस के हवाले से पीटीआई को मुश्किलात का सामना है, और ख़ास तौर पे अगर हम ये देखें कि जिस तरह जहांगीर तरीन जो कि उनके अपने पीटीआई के अभी भी ये नहीं कह सकते कि उनके कोई इतने बड़े क्लैशेस है कि वो बिल्कुल अलहदा हो गए हो, वो खुद भी अब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो क्या किस तरह से गवर्नेंस के इश्यूज़ को हैंडल करेगी पीटीआई? मेरा ख्याल है इनसे ये होगा, आमिर भाई और मुझसे ज़्यादा, हालांकि हमारी बहुत कम लोगों को शायद ज़्यादा पता भी होगा, हम दोनों ने उनके ये रोही टीवी में काम किया हुआ है। आमिर साहब ने एज वहाँ CEO काम किया हुआ है, मैं उनके वहाँ शोज़ करता था सराइकी लैंग्वेज में, बड़ा अच्छा हमारा उनसे एक ज़ाती तल्लुक़ भी रहा हुआ है। यस, इसके बावजूद मैं कहूँगा जितनी मेरा ख्याल है कि एक क्रिटिसिज्म आमिर साहब और मैंने ये पिछले दिनों स्कैंडल्स आए, चीज़ें हमने की और क्रेडिट थोड़ा सा जहांगीर तरीन साहब को भी देना पड़ेगा। लट मी मतलब वो कहते हैं ना जहाँ पे ड्यू है, इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ कोई ज़ाती ताल्लुकात जो है ना ख़राब नहीं किया। हालांकि हमने भी कोई वो ज़ाती इंफॉर्मेशन जो उनके साथ ताल्लुक़ की वजह से हमने वो भी इस्तेमाल नहीं की, और एक रीजनेबल डिस्टेंस था। पर हमारी भी नौकरी है, वो भी सियासत में है, भाई आपने भी की हुई म्यूचुअल है। 22 साल हमें भी हो गए इस रिपोर्टिंग। मेरे लोग अगर कम से दिखाते हैं, बड़े बड़े दोस्तों के साथ उन्होंने नहीं दिखाई, बड़े बड़े दोस्तों के साथ हमने देखा हुआ है, जब हम उनकी थोड़ी तारीफ करते हैं तो वो उसको अपना जायज हक समझते हैं, और जब तनकीद कर ले, मैं ऐसे नाम ले सकता हूँ कि जिनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुक है, लेकिन वही आमिर वाली बात की जनाब, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा खाएगा क्या? ये हम दोस्तियां करने तो नहीं है ना जर्नलिज्म, हमें तो खबर चाहिए, स्टोरी चाहिए, चीज़ें चाहिए। हमारा तो दोस्त वही है कि जो वो खबर दे रहा स्टोरी, और हमने कंट्रैक्ट ठहके कोई ट्रांसफर पोस्टिंग तो करवानी नहीं होती, जो खबर देगा हमारा जनाब वो क्या कहते हैं जनाब, वो गुरु है हमारा। तो बहुत सारे दोस्तों को देखा, एक खबर लगा, सारी उम्र आपने अगर उनके अप्रिशिएट किया भी है, एक खबर पे हमेशा के नाराज हो जाएंगे। तो मैं इस कंटेस्ट में कह रहा था कि तरीन साहब पे खासी हमने तनकीद की है, बड़े बड़े नाम हैं जिनको हम कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को वो नहीं किया। लिहाजा हम इसलिए क्वालिफाई कर रहे हैं कि अगर आप उनकी 2-4 चीज़ें अप्रिशिएट भी करते हैं तो डिजर्व्स इट। मसलन उन्होंने बहुत पहले कहा था इनको कि चीनी की कीमत ऊपर जाएगी। जब उन्होंने नदीम मलिक साहब के शो में बात की थी कि जनाब के यहाँ पे 69 रुपीज़ पे वो चीनी बेचने को तैयार थे, उस वक्त भी स्कैंडल बन गया था, इफ यू रिमेंबर। बड़े बड़े यहाँ पे टीवी शोज हो गए, टॉक शोज हो गए, देखा जी हुकूमत जो है यहाँ पे आपके उनसे ख़रीद रही है जनाब, इस पे 69 पे ख़रीद रही है 52 रुपये से, ये जहांगीर तरीन को 17-18 रुपये जो ना फ़ायदा दिया जा रहा है। उस वक्त बड़ा मुझे याद है रोला पड़ेगा जब आके यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के साथ उन्होंने कहा था 20,000 टन समथिंग बेची थी। उस वक्त भी इनका एक क्लिप मौजूद है, जब इन्होंने असद उमर साहब मेरा ख्याल है वजीर खजाना थे अभी, इन्होंने उस वक्त भी कहा था कि भाई साहब ये चीनी मंगवा लें। जब इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी तो उनका आर्गूमेंट रहा है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, पॉलिसी का मसला है कि किस टाइम पे आप कब मंगवाते हैं और मार्केट को स्टेबलाइज रखते हैं। हाँ ऑफ कोर्स चीनी के और भी मामला आता है, मगर ये लार्जली इसकी प्राइस का ताल्लुक इन चीज़ों से। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि चीनी मंगवाएं, आपकी शॉर्टेज होने वाली, उनका क्लिप मौजूद है, मैंने खुद सुना हुआ था कहीं पे। तो वो उस वक्त भी कह रहे थे कि शॉर्टेज होगी, और आपको याद हो हम उन पे भी तनकीद करते रहे कि आप लोगों ने फिगर दे के एक्सपोर्ट करवा ली थी, जिससे पूरी चीनी की कीमतें 52 रुपए से लेकर 110 तक चले गए। पूरी की पूरी चीनी माफिया जिन्होंने आकर लुटियाँ डाली हैं और बेपनाह बिलियंस ऑफ रुपीज़ उन्होंने कमाए हैं, वो अपनी जगह पे। अब जो जहांगीर तरीन साहब जो बातें कह रहे हैं ना, जो आज उन्होंने किया महंगाई के हवाले से, इसके कुछ सबूत हमारे पास है। उनके पास तो एक फील्ड का है ना कि फील्ड में क्या हो रहा है, चीनी महंगी हो गई है, ये गंदम महंगी होगी, आटा महंगा हुआ, पहले पंजाब में आपका आटा महंगा हुआ, फिर ये कराची में हुआ, वहाँ सिंध में मसला हो रहा है इस वक्त। ये चीज़ हम अपने प्रोग्रामों में 2 दफ़ा ये ब्रेक कर चुके हैं कि ये इसका चीनी की इसका जो स्कैंडल है, ये इंपोर्ट करने वाला वो क्या है, और इससे पहले गंदम का, कि हमने गंदम को भी बताया था कि इसमें दोनों दफ़ा इमरान खान साहब के अपने वजीर अपनी इनकी हुकूमतें इन्वॉल्व हैं, मुलव्वस हैं, जिसकी बात आज जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे वहाँ पे। बैड पॉलिसी नहीं, बैड डिसीजन। इनका डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा मैं कहूँगा अगर कोई पुअर रहा है ना, सबसे ज्यादा, सारे फैसले तो नहीं होंगे साहब गलत, बहुत सारे अच्छे भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पुअर डिसीजन अगर आप इसमें देख लें, गंदम में देख लें या इसमें आके शुगर में देख लें, वो इमरान खान साहब के दौर के हैं। अभी जरा मेरे पास मेरा ख्याल क्लिप हैं जो हमने 2 दफ़ा स्टोरीज ब्रेक किए थे कि गंदम स्कैंडल का, जो उसकी आपके आटे की कीमतें बढ़ी हैं उसका कौन जिम्मेदार है,
और शुगर स्कैंडल का वो जरा सिखाएं। आटे की कीमतें इसलिए बढ़ी हैं कि वहाँ पे ये बुज़दार साहब की हुकूमत जो है ये गंदम रिलीज ही नहीं कर रही, रिलीज करने में ये डिले इन टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं जो इन्हें मिलर्स को इनको देनी चाहिए थी, जो उनको कोटे थे, सो ना करने की वजह से, उनकी नलायकी की वजह से, हुकूमत पंजाब हुकूमत की नलायकी की वजह से ये जो लोग वहाँ पे आटा महंगा खरीद रहे हैं, रोटियाँ महंगी हुई हैं, दीगर चीज़ें हुई हैं, उसकी वजह उन्हीं के फैसले हैं कि किसी को परवाह ही नहीं है वहाँ पे कि हमने आके ये गंदम रिलीज करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। सो ये जो आटा वहाँ पे आया हुआ है, महंगा हुआ है पंजाब में, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कैबिनेट के वहाँ पे जो डिटेल डिस्कशन हुई है उसकी जिम्मेदारी जो है पंजाब हुकूमत पे है। कैबिनेट मीटिंग में ये पता चला, एक वहाँ मिनिस्टर ने कहा कि भाई साहब ये जो आपने यहाँ से चीनी मंगवाई है, वो कहते मेरी इतला ये है, साहब मिनिस्टर है, ही नोज द फैक्ट कि ये महंगे दामों मंगाई गई है, महंगी मंगवाई गई है। शौकत तरीन साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने अप्रूवल दी हुई है, सारी कॉमर्स मिनिस्ट्री बैठी हुई है साथ में जो वहाँ पे वो चीज़ें कर रहे हैं। और प्लस उन्होंने कहा जनाब कि जिसने चीनी मंगवाई है और बिलियंस ऑफ रुपीज़ पे महंगी मंगवाई है, उस वजीर ने कहा जनाब इन्वेस्टिगेशन करवाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, ये किसका कसूर बनता है कि कैसे आपने महंगी मंगवाई है, क्योंकि डिले आपने की है उसमें, उसके टेंडर करने में इतनी देर में इंटरनेशनल प्राइसेस जो मार्केट में बढ़ गई हैं। इस पर जो मिनिस्टर फाइनेंस है जनाब शौकत तरीन साहब, जो ईसीसी को हेड करते हैं, ईसीसी के मिनट्स आए हुए थे एंडोर्समेंट के लिए, ये वहाँ पर बहस हो रही थी कैबिनेट में। वो फरमाते हैं जनाब कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जरा सुनते हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये किसने फैसला इस पर नहीं किया और इसको डिले किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम को अरबों रुपए की महंगी चीनी बाहर से मंगवानी पड़ गई है, उन्होंने ये फरमाया। और प्लस उन्होंने ये कहा कि ये जो चीनी इंटरनेशनल मार्केट से आ रही है और पाकिस्तानी जो अपनी लोकल जो प्रोविंसेस हैं, इसकी जो प्राइस है ये आपको पड़ रही है तकरीबन 90 रुपए पे सर पर केजी। अब उसमें अभी आपने बाकी चार्जेस नहीं डाले जो जाके कहाँ पड़नी है। सूबों को कहा गया है तकरीबन कि आप जो है ना, जो डिफरेंस है, जो हमारी नलायकी है, नायली है, वो आप पिक करेंगे, आप उसको चीनी पे जो है ना, आप उस पर बैठ के उस पर सब्सिडी देंगे। जी, ये एक क्लिप तो क्लास साहब अभी लेटेस्ट हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुछ दिनों पहले, और अभी हमने खबरें ब्रेक की हैं जी एक महीना पहले की मेरे ख्याल से, एक हमने गंदम का बताया था उस वक्त भी कैबिनेट, इमरान खान साहब की कैबिनेट में ये एक मिनिस्टर ने सवाल उठाया था, जो स्टोरी हमने ब्रेक की जिसका क्लिप सुना, उसने ये कहा था कि जनाब कि पंजाब में आटे की कीमतें बढ़ गई हैं और जिम्मेदारी किस पे है, हमारे लाडले उस्मान बुज़दार साहब पे है कि वो गंदम जो है वो रिलीज नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके नाअहली और डिलेड फैसले की वजह से जो अवाम है उनको आटा महंगा मिला। अच्छा, अवाम समझती नहीं है कि इनके फैसले से हमें क्या नुकसान हो रहा है। और भाई साहब इसी ही डिलेड जो डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं, आपका आटा महंगा होता है या आपकी गंदम में चीनी महंगी होती है, ये वहाँ पे आया। इसके बाद चीनी वाला स्कैंडल अभी 4 तारीख को हमने ब्रेक किया है कि वहाँ पे बाकायदा शौकत तरीन साहब जो हैं उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ हमारी गलती है। अब लोग कहते हैं जनाब कि ये बताएं कि जनाब कि आप उसके बाद क्या चाहते, मान तो लिया। इनके मानने से, इनकी नलायकी नाअहली से, जिसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है, ईसीसी शामिल है, डेफिनेटली कैबिनेट भी शामिल है या टीसीपी शामिल है, आपने महंगे टेंडर किए हैं। एक हफ्ता पहले अगर आप उसको टेंडर करते मंजूरी दी गई थी तो आपको शायद वहाँ पे, मैं आपको वैसे मिसाल दे रहा हूँ, 10 आपको टन पे या उस पर 10 ये सारी डॉलर पे 1 टन मिल जाता, अब आपको वो 13, 14, 15 डॉलर पे मिला है। ये अच्छा, ये वो पैसा है जो आपकी जेब से निकलता है और फिर फॉरेन एक्सचेंज आपके पास है नहीं, डॉलर का रेट आपके पास, आपके डेली ऊपर जा रहे हैं, अल्टीमेटली आपको सफ़र करना पड़ता है। सो जहांगीर तरीन साहब जो बात कह रहे थे, हाँ। ये कैबिनेट में ऑलरेडी मिनिस्टर ये बात कह चुके हैं कि हम खुद जिम्मेदार हैं। ये जो स्कैंडल चीनी का वहाँ पे लैंड किया है या गंदम की कीमतें बढ़ी हैं, डिलेड फैसला जो पंजाब ने किया है, ये उसके खुद जिम्मेदार हैं। तो लास्टली बस ऐड कर दूं कि वो बिल्कुल आप सही सारी बातें कर रहे हैं, मगर लोग इसकी टाइमिंग पे भी शक कर रहे हैं, हालांकि वो सही बात कर रहे हैं कि ये इत्तेफाक ही है कि बलूचिस्तान में भी एकदम से नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है और काफ़ी देर से खामोश थे जहांगीर तरीन साहब, तो उन्होंने भी पटाखा जो है उसी दिन फोड़ना था जब ये एकदम से चारों तरफ से यलगार शुरू हुई हुई है। तो इज इट पार्ट ऑफ सम लार्जर स्कीम। लास्टली वो गॉडफादर का एक है ना, जो मारियो पुज़ो को नावल का, वो कहते हैं वो उस पे बिलीव नहीं करता इत्तफाकात पे, कहते हैं नो कोइंसिडेंसेस, वो कहते हैं सब कुछ प्लान होता है, बल्कि वो अपने एक चलें तो लिहाजा वो कहते हैं कोई ना कोई कहीं ना कोई चीज कड़ियाँ मिल रही होती, जो आमिर साहब बात कह रहे हैं ना कि उसकी काबीना के हवाले से ब्रेक के बाद बात करेंगे। अरब शहजादों की पाकिस्तान आमद का मामला और जो सिक्योरिटी उनको दी गई है उसकी डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास। अब हमने बात करनी है अरब शहजादों की पाकिस्तान आमद का मामला, ये डिस्कस हुआ कैबिनेट के अंदर। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को फर्टिलाइजर पे कल बात करने में इतना टाइम नहीं है। आज जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है पिछली कैबिनेट मीटिंग में
वहाँ पे एक बड़ा इनके सामने अहम इशू लाया गया। अहम इशू मैं इसलिए ला रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ये जो उनके सामने इशू आया उसके हमेशा बड़े सख्त खिलाफ रहे हैं। अच्छा। वो इशू क्या था कि अरब शहजादे आते हैं, वहाँ कतर से आते हैं, उसके बाद यूएई से आते हैं, सऊदी अरेबिया से आते हैं और पाकिस्तान में आकर हंटिंग करते हैं। इमरान खान साहब ने इस पर बड़ी सख्त पोजीशन ली हुई थी 2016 में। इन्होंने केपी में, अगर आपको याद हो, एक इन्होंने शहजादे पर बाकायदा जुर्माना करवा दिया था और दूसरों को इन्होंने मना करवा दिया था। उनके परमिट जो हैं स्पेशली कतर वालों को, डेरा इस्माइल खान में उनको मिले थे हंटिंग के लिए, शिकार करने जो आते थे, तिलोर वगैरह, तीतर वगैरह का। मस्टर्ड जो है वो जो उस तरह के बर्ड्स का तो खास तौर पे जो है ना वो एक्सटिंक्ट स्पीशी होती जा रही, उनकी खास तौर पे। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त पोजीशन ले ली थी कि मेरी हुकूमत नहीं करने देगी। बड़ा उस वक्त डिप्लोमेटिक इशू भी बना था, फॉरेन ऑफिस में इन्वॉल्व हुआ, नवाज शरीफ साहब ने इजाज़त दे दी। और स्पेशली इमरान खान साहब कतर वालों पे नाराज़ थे क्योंकि कतर के वो जो उनके हेड थे या कतर हुकूमत थी, उन्होंने लेटर भेजा था यहाँ पे। ये पनामा का केस चल रहा था 2016, आपको याद आ जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब कि ये हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। तो बड़ी इन्होंने कंपेन चलाई हुई थी कि मैं बन गया तो मैं नहीं होने दूंगा। अब इनके सामने एक बाकायदा वहाँ पे वो लाया गया है जनाब, और ये इंटीरियर डिवीजन जो है शेख रशीद साहब, नसीम खोखर साहब, ये लेके गए हैं समरी खान साहब के पास। इन्होंने कहा जनाब कि इस वक्त यूएई के हुक्मरान जो हैं, उनका जो यहाँ पे नाम है उनका नाम शेख खलीफा बिन ज़ियाद अल नहयान, और उनके साथ भी हैं उनके डिप्टी है मेरा ख्याल है शेख हमद बिन राशिद अल मख्तूम जी। ये उन्होंने कहा जनाब कि ये आना चाह रहे हैं और इन्होंने आके यहाँ पे करना है, शिकार करना है, तो इसकी इजाज़त तो छोड़ें, इनकी हमें सिक्योरिटी के लिए वो चाहिए, आपको फोर्सेस चाहिए। 3 कंपनियां डिप्यूट होंगी, 3 कंपनीज जो है ना, इनको उन्होंने डिप्यूट करवाना थी। तो खान साहब के आगे, और जो इन्होंने जाना है ना, जिन इन्होंने वहाँ पे इलाकों में जाना है, इन्होंने राजनपुर जाना है, डीजी खां जाना है, बहावलपुर जाना है, बहावल नगर और रहीम यार खान, ये मार्च तक रहेंगे यहाँ पे शिकार करने के लिए। मैं कहता हूँ ज़ाती तौर पर माजी में हम भी थोड़े से इसके वो रहेंगे, इसके क्रिटिकल भी रहे हैं, इस पर तनकीद भी करते रहे, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि सऊदीज़ आना चाहें, सपोजली आपके कतरी आना चाहें, आपके यूएई आना चाहें, कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद जो ओवरसीज़ वर्कर जो हैं वो वहाँ पे जॉब करते हैं, नौकरियाँ मिलती हैं, रेमिटेंसेस भी आते हैं, वो चीज़ हुकूमत ने उस वक्त भी ये बयान दिए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी इशू किया था। तो इसको हमने एज ए, आपको याद होगा, टूल के तौर पर यूज़ किया था कि इसको फॉरेन पॉलिसी टूल कहा गया था। तो बड़े मजाक भी बने थे, उन्होंने कहा जनाब कर्जे भी जब मुश्किल में पड़ जाए तो वो हमें पैसे भी उधार दे, लेकिन ये बात इमरान खान साहब भी डिलेड पेमेंट में दे सकते हैं। अमर भाई मैं और बात कर रहा हूं, उस वक्त इमरान खान साहब को ना तेल याद आता है, ना डॉलर याद आते हैं, ना डिप्लोमेटिक उनको यहाँ पे डेली केसेस याद आती हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब बैठे होते हैं अपनी बारी। अब इसमें कोई कैबिनेट में किसी ने भी क्यों नहीं की किसी ने कि सर हमारी तो बड़ी पोजीशन रही है कि हमने जनाब तिलोर वगैरह के, बल्कि मुझे याद है कि उस पर फॉरेन ऑफिस में बड़े मजाक बन गए थे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का पूरा दबाव जो है ना वो तिलोर पे आके खड़ा हो गया है कि तिलोर की जान की कुर्बानी देंगे तो फॉरेन पॉलिसी चलती है, नहीं तो नहीं चलती। इन वजीरों में से किसी एक ने भी वहाँ पे चूं नहीं की जो यहाँ पे तकरीरें करते उछल के कि क्यों परमिट दिए हैं, क्यों उनको इजाज़त दे रहे हैं। सो वो खान साहब ने भी बड़ा खामोशी के साथ इसकी इजाज़त दी है कि इन्हें इजला में बिल्कुल सिक्योरिटी दी जाए, वो आएंगे ऑफ कोर्स के साफ ज़रिए, आप उनको आके रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। और दुनिया भर में लोग जाते भी, लीगल जो हंटिंग है वो जायज़ भी होती है किसी हद तक, लेकिन इसके बदले में किसी दिन मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि जब बाहर से ये लोग हंटिंग करने आते हैं, वापसी पर वो ब्यूरोक्रेट्स को या रूलर्स को क्या क्या गिफ्ट और इनाम दे के जाते हैं। सरदार नवाबीन को काफी सारी जो गाड़ियां छोड़ जाते हैं। और याद रहे कि ये जो हो रहा है यहाँ पे, जो होस्ट बहावलपुर में और रहीम यार खां में हैं, वो मरियम नवाज के समधी हैं। अच्छा ठीक है, ये खबर भी आमिर साहब ने बता दी, थोड़ा सा और इसके ऊपर भी डिस्कशन होने की ज़रूरत है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये, इन चीज़ों पे क्रिटिसिज्म तब होता है जब देखा जाता है कि माजी में मिसालें जो होती हैं वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट होती हैं, और अब इन दिनों में अलग तरीके से इन मामलात को हैंडल किया जा रहा होता है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।